आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निस्संदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत और इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ। इसी कार्यक्रम का पहला हिस्सा आपको आज सुबह में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मिल गया है। शनिवार का जो कार्यक्रम होता है वो 2 हिस्सों में जाता है, जिसमें एक सुबह कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें सिर्फ लग्न कुंडली का विश्लेषण करता हूं, और आपने देखा भी है। अगर नहीं जाकर के देखें तो बिल्कुल जाकर के देख लीजिए। और ये इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा, जहां लग्न के साथ नवांश और दशमांश। इनके प्रश्न में एक प्रश्न था कि क्या ये डॉक्टर बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसको कैसे समझा जाए। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको ज्योतिषीय तथ्य से या ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर देना हो तो कैसे देंगे। प्रधानतया जन्म कुंडली के जब चौथे भाव से पापक ग्रह का संबंध बन जाए, जन्म कुंडली के 6वें भाव से जब चतुर्थ भाव का संबंध बन जाए, चतुर्थेश 6वें में या 6वें भाव के अधिपति चतुर्थ में, जैसे गुरु जो है वो शनि की राशि में और शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 6वें भाव को देख रहे हैं। ये दूसरा। तीसरा, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि या पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो जन्म कुंडली के 6वें भाव अष्टम भाव के अधिपति शुक्र मंगल देव के संग बैठे हैं और उसको 6वें भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है। मतलब अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो मंगल के साथ बैठ गए, यहां राहु बैठ गए, और गुरु जो 6वें भाव के स्वामी हैं, रोग भाव के अधिपति, वो अष्टम भाव के अधिपति शुक्र को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे किसी एक तरीके से पापक ग्रह या क्रूर ग्रह सूर्य या शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, इस वजह से ये कुंडली एक नहीं 5 सिद्धांत पे खरा उतरती है कि व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। इसके अतिरिक्त, और ये बहुत बड़ा रिसर्चर भी हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। अगर अपने दिमाग को सही दिशा में लगाया जाए तो इस कुंडली को निस्संदेह सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तथ्य को अगर आप नवांशा कुंडली में समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि नवांशा कुंडली में लग्न में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जातक के जीवन को और उत्तरोत्तर साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह, इन सभी चीजों में व्यक्ति के पास बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और समस्याओं को समझने का बड़ा बल पापक ग्रह देते हैं। अगर नवांशा कुंडली में लग्न में ही पापक ग्रह की राशि बनी हो या पापक ग्रह केंद्र में लग्न में बैठे हो, तो आपको यह बात इत्मीनान रख लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन व्यक्ति उससे हार नहीं मानता। वो अपने जीवन की पूरी यात्रा पूरी करता है, वो थकेगा नहीं। उसके दांपत्य में चाहे कितनी परेशानी हो, यहां पे गुरु अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं और इस भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि निस्संदेह परेशानी आएगी, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होते। अष्टम और लाभ के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे हैं और शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में है। इस कारण से कई बार व्यक्ति को ससुराल वालों से या ससुराल से उस तरीके का आदर, स्नेह या प्रेम या उस तरीके के फायदे में देखना बड़ा कम सा होता है। मतलब यहां पे पत्नी जो है वो गुरु जो है वो सप्तम भाव में राहु केतु के प्रभाव में है, तो पत्नी महत्वाकांक्षी होगी और कई बार उनके साथ तालमेल बिठाने में आपको गड़बड़ी में भी जाना पड़ेगा। मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवांशा कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह की राशि जरूर बनी है, वहां पे उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं बुध के साथ, जो इस कुंडली के लिए धनेश होते हैं। तो मेहनत करवा करके व्यक्ति को विवाह, हालांकि इस कुंडली के आधार पर व्यक्ति का विवाह थोड़े विलंब से भी होने का योग बन रहा है, क्योंकि नवांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी जा करके जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। अब द्वितीयेश अगर राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे तो विवाह में विलंब होगा, पर गुरु की भी दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बाद थोड़े मेहनत के बाद व्यक्ति का विवाह होता है या विवाह में विलंब के योग बने हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। ऊपर से लग्न में ही शनि राहु और केतु का प्रभाव है और गुरु जो है वो राहु केतु के संपर्क में है। शुक्र देव जो हैं वो जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से पत्नी सामने वाले की, मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी
कि नवांश कुंडली के तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो सामने वाला विश्वसनीय होता है। इतना ही नहीं, वो आपको प्रेम करने वाला भी होता है और आप उससे प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े लुंज पुंज रहते हो, मतलब ये लड़का जिसकी कुंडली है, ये जातक जिनकी कुंडली है, ये अपने पत्नी को उतना प्रेम भले ना दे, पर इनको अपनी पत्नी से संपूर्ण प्रेम मिलेगा। हाँ, अगर वो सामने वाले जातक की कुंडली, मतलब जो सामने वाली जातिका है, लड़की की कुंडली में अगर ऐसे संबंध न बन रहे हो, नवांशा कुंडली में, उसकी कुंडली में जो जातिका है उनकी कुंडली में नवांशा कुंडली के तीसरे भाव में पापग्रह की स्थिति बनी हो, तो फिर यह खटपट हो सकता है। अगर दोनों ही कुंडलियों में, नवांशा कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तो आपको आपके विवाह को बहुत अच्छी मानसिकता देते हैं, बहुत अच्छा संपर्क होता है। नवांशा कुंडली के अष्टम भाव में शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, इस वजह से भी यहां पे विवाह में कोई बहुत झोल नहीं होता, बहुत झमेले नहीं होते, बहुत ज्यादा जो सामने वाला होता है, मतलब स्पाउस के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना उसके जीवन में नहीं घटी है, या बहुत सारी चीजें बारीकियों से उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोई ऐसा छुपा हुआ व्यक्ति नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, मतलब उसके जीवन में बहुत ही ओपन है, चीजें खुली हुई हैं जिसको आप आसानी से पढ़ रहे हैं, और उसके कोई गहरे राज नहीं है। अगर नवांशा कुंडली के अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की राशि बनी हो तो आप अपने स्पाउस पे पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसकी आयु अच्छी है और उसका उपभोग आपको अच्छा मिलेगा, आप अच्छा भोग सकते हैं। ये है नवांशा कुंडली के ये दो सूत्र जो हमें सामने वाले के बिहेवियर को बताते हैं, या फिर ये बताते हैं कि सामने वाले से आपको कितना मिलने वाला है। उसी तरीके से नवांशा कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो सास ससुर का प्रेम मिलता है, पर थोड़ा कड़वा भी होता है। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव के अधिपति में, राहु की दृष्टि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर है। इस वजह से हमें निश्चित रूप से विवाह में अपने आसपास जान पहचान चीर परिचित के यहां विवाह करने से ज्यादा फायदा होगा। विवाह की दिशा नवांशा कुंडली के आधार पे और लग्न कुंडली के आधार पे पश्चिम बहुत अच्छी बनेगी। मैंने सुबह के कार्यक्रम में भी बात कही थी कि इस व्यक्ति को धन कमाने के लिए निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए, और यकीनन उस क्षेत्र से व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ भी होगा। और विवाह की दशा इस कुंडली में तो गुरु की दशा में 2036 के बाद, अभी तो ये छोटा बच्चा है, 2036 के बाद गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त होने के योग हैं, नौकरी प्राप्त करने के योग हैं। इस व्यक्ति की कुंडली में बुद्धि बलवान है, यश, धन, संपत्ति और धन के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी आगे जा रही है, क्योंकि धन भाव के अधिपति लग्न कुंडली में भी लाभ में बैठे हैं। दशमांशा कुंडली में लग्न का अधिपति शुक्र बनता है और शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र लग्न को देख रहे हैं। उसके साथ दशमांशा कुंडली के लग्न और दशम के अधिपति परस्पर संबंध में हैं। ये बात सदैव याद रखिएगा। आप कई बार अपने करियर को अनएस्टैब्लिशमेंट में देखते हैं, या कई बार आपको लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना मुझे प्राप्त नहीं होता है, या कई बार आप अपने करियर में अनसेटल्ड रहते हैं, या कई बार उसको लेकर के उहापोह की स्थिति में रहते हैं। ऐसी अवस्था में निसंदेह दशमांशा कुंडली का लग्न और दशमांशा कुंडली के दशम भाव के स्वामी का संबंध देखना चाहिए। अगर दशमांशा कुंडली के लग्नेश और दशमेश परम मित्र हो रहे हैं, जैसे कि यहां पे शनि ने शुक्र को देखा है, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, और वृषभ लग्न की कुंडली में व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं है, बाद में चल करके व्यक्ति धन कमाए व्यापार से, लेकिन यहां पे व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से लाभ अर्जित करेगा और निश्चित रूप से कारोबार को लेकर के सफल होगा। दशमांशा कुंडली में व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कारोबार में धन लगाने के लिए उसके पास पैसे रहेंगे, और निश्चित रूप से वो धनवान भी होगा और लाभ की प्राप्ति भी करेगा, पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दशमांशा कुंडली में जो गुरु हैं और जो चंद्रमा है वो जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठ रहे हैं। D10 चार्ट में गुरु 12वें, जो इस कुंडली में कई बार व्यक्ति के ज्ञान को और व्यक्ति के अनुभवों को, व्यक्ति के सही निर्णय को और व्यक्ति के कंसिस्टेंट काम करने को कई बार डिक्रीज करेंगे, परेशान करेंगे और उन्हें परेशान करने का काम करेंगे। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे लिए गए निर्णय जो हमसे हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, चाहे वो व्यय को लेकर के हो, चाहे कार्य क्षेत्र के रिसर्च को लेकर के हो, चाहे कार्य क्षेत्र में किए गए पराक्रम और मेहनत को लेकर के हो, चाहे दृष्टिकोण को लेकर के हो, चाहे धन लगाने को लेकर के हो, हमें उसमें किसी भी तरीके से कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लियर है?
ये इतनी सारी चीजें। अभी राहु 2036 तक हैं, इस वजह से हमें सबसे ज्यादा 2030 से लेकर के 33 तक ध्यान रखना होगा। एक दशा जो इनको परेशान करेगी वो 2023 के नवंबर से अभी 26 तक चल भी रही है। एक दशा 2029 से लेकर के 30 तक एक वर्ष के लिए परेशान करेगी। मतलब व्यक्ति को, इस जातक को अभी रक्त से संबंधित कोई बीमारी ना हो। इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो पिंडलियों का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की कोई समस्या ना हो। ऐसे मैंने कल इनके नक्षत्र के ऊपर से बीमारियों के बारे में चर्चा की थी सुबह वाले कार्यक्रम में, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। शश योग लगा है, गुरु चंद्र भी ठीक बैठे हैं, शुक्र मंगल भी खराब नहीं बैठे हैं। युतियों के मामले में मैंने कल सुबह के कार्यक्रम, आज सुबह के कार्यक्रम में ये बात सारी बता रखी है। ये इतनी सारी चीजें इनकी कुंडली में। अब मैं आपको इनकी कुंडली के अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं, जहां जो चीजें समझ में आ रही हैं कि इनको जीवन भर अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा उजागर और उदार बनाने के ऊपर काम करना होगा। ये व्यक्ति धन अच्छा बचाएगा, मेहनती बहुत होगा और अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे इन्हें सामान्यतः फायदा ज्यादा होगा। एजुकेशन में कभी कभी बाधाएं दे सकते हैं क्योंकि षष्ठेश और तृतीयेश होकर के गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। इसके साथ इनकी कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों के सामान्यतया समान प्रकार से योग बने हुए हैं। रिसर्च इनका बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, इनको डॉक्टर बनाया जा सकता है। भाग्य को बल देने के लिए माता पिता को चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारोबार में और भी ज्यादा बल देने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। इनसे भगवान भोलेनाथ को कभी कभी अगर बन पड़े तो अभिषेक भगवान शिव जी का करवा देना चाहिए। लाभ मेहनत के अतिरिक्त मेहनत के जैसा ही है, थोड़ा कम सा है, पर जन्म स्थान से दूर जाने पे ज्यादा फल मिलेगा। दशमांसा कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो धन भाव में बैठ रहे हैं, इस वजह से कभी कभी धन को लेकर के व्यक्ति के दिमाग में चिंताएं देखी जाती हैं। विद्या भाव इनकी कुंडली में अगर देखें तो गुरु वहां ठीक बैठे हैं और व्यक्ति अपने कर्म के साथ न्याय करेगा। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताओं के कारण व्यक्ति के व्यापार में नहीं पर पढ़ाई में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति बन रही है। कंप्यूटर का जानकार भी ये बच्चा हो सकता है और धनवान तो निश्चित रूप से होगा। ये इतनी सारी चीजें हैं। नवांसा कुंडली में मैंने जो सिद्धांत और सूत्र बताए हैं इसे आप अपनी कुंडली पे भी लागू करके देख सकते हैं। जो मैंने बताया है उसमें बताया है लग्न अगर शुभ ग्रह का बना तो ये अच्छी बात है, पर लग्न में शनि मंगल राहु केतु, गुरु राहु और केतु के संपर्क में, पंचमेश के ऊपर चतुर्थेश के ऊपर जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि और चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शत्रु के घर में तृतीय भाव में। लेकिन यहाँ पे स्थिति व्यक्ति को दाम्पत्य का अच्छा प्रेम दिलवा देती है। यहाँ पे सास ससुर के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। ससुराल से धन सामान्यतया सामान्य ही मिलता है, उतना ज्यादा नहीं मिलता है। इतनी सारी चीजें। राशियों के लिए मैंने बात कही थी, मकर के बाद कुंभ और मिथुन राशियां इनके लिए ठीक रहे। विवाह के लिए सिंह राशि और कुंभ राशि के साथ साथ मकर राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। गुरु की दशा में विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। दशाओं के क्रम में बुध की दशा, सूर्य की दशा, शुक्र के साथ शनि की दशा में व्यक्ति को फायदा होगा, पर शनि की दशा में थोड़ा कम। इन सभी में इस कुंडली के लिए नक्षत्र पे मैंने चर्चा कल कर रखी थी, अगर फिर से बता दूं तो श्रवण बताया था, पुष्य बताया था, पुनर्वसु बताया था, अनुराधा और रोहिणी के साथ ये सब नक्षत्र बताए थे। दिन मैंने शनिवार और शुक्रवार का बताया था। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 8 रहेगा और अंक शास्त्र के आधार पर अगर बात करें तो शुभ अंक इनकी कुंडली के लिए 8 रहेगा। और अभी जो इनकी राशि है वो कुंभ राशि है जिसपे 7.5 है। अगर संभव हो सके तो व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करवानी चाहिए और अगर हो सके तो बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ इसे नित्य प्रतिदिन सुनाना चाहिए। ये आपकी कुंडली का नवांश है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप लोगों के सुबह वाले कार्यक्रम के साथ, जिसमें मैं कमेंट से चुनता हूं। आवश्यक रूप से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में लिखें और कल सुबह का कार्यक्रम बिल्कुल देख लें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।